आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है उसको पूरी तरह से खत्म करना है। यानी एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उससे पहले ही हम इस पुस्तक को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और हमारे सामने जो पुस्तक है यही किताब है, यानी एसएससी जीडी के लिए जो किताब है आरडब्ल्यूए पब्लिकेशन की यही किताब है। और यह यहाँ पर अंकित भाटी सर का फोटो भी है। तो इस तरह से इस किताब को हम मतलब एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम चैप्टर मतलब यहाँ पर अभी मतलब डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही है चैप्टर की, वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आइए इस चैप्टर को हल करते हैं। और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 31 नंबर प्रश्न तक, यानी इस किताब के एलसीएम एंड एचसीएफ जो चैप्टर है उस चैप्टर से हम 30 नंबर प्रश्नों तक हल कर चुके हैं। और इस एपिसोड में हम 31 नंबर प्रश्न को हल करेंगे और उससे आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और यह किताब है आरडब्ल्यूए की पब्लिकेशन की। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को अगर देखना चाहते हैं तो इस किताब में आप देख पाएंगे। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप आरडब्ल्यूए पब्लिकेशन मतलब आरडब्ल्यूए का ऐप डाउनलोड करिए और उस ऐप्स के माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो 31 नंबर प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे सामने जो 31 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि भीनों का सही आरोही क्रम क्या है। यानी हमारे सामने है 5/8, 4/9, 1/14 और 11/18। यानी इसको सही आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जब हमारे सामने आरोही क्रम में लिखना हो किसी संख्याओं को, अगर वह भिन्नात्मक है तो हमें तमाम समस्याएं हो सकती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर डिनोमिनेटर का हम अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो हमारे सामने यह सामान्य तौर पर अंक मिल जाएंगे और उसके माध्यम से हम इसको असेंडिंग आर्डर यानी आरोही क्रम में बदल सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न मतलब सबसे पहले डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे, तभी तो इसको सामान्य इंटीजर्स मतलब एक पूर्ण संख्या मतलब एक सामान्य संख्या में हम बदल पाएंगे। तो आइए इस संख्या को हम बदलते हैं सामान्य संख्या में। यानी हमारे सामने जो 8 है, 9 है, 4 है और 18 है डिनोमिनेटर में, इसको एलसीएम ले लेंगे तो एक ऐसी हमारे पास संख्या मिलेगी जो 8 से भी विभाज्य होंगी, 9 से भी विभाज्य होंगे, 4 से भी विभाज्य होंगे और 18 से भी विभाज्य होंगे। अगर वह संख्या मतलब इन सभी से विभाज्य हो रही है तो हमारे डिनोमिनेटर में केवल एक बचेगा। जब एक बचेगा तो वह संख्या को हम आसानी से पता कर लेंगे कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो इस तरह से आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर होगा 4, फिर 9 होगा, फिर 2, यहाँ पर 9, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2, 9, 1, 9, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 1, 9, 1, 9, तो फिर 3 से करेंगे तो हमारे सामने 1, 3, यहाँ पर 1, फिर 3 से कर देते हैं तो 1, 1, 1 मतलब पूरी तरह से कट जा रहा है। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 और 9, 9 माने 72। यानी जो एलसीएम होगा यानी 72 होगा। 72 एक सबसे छोटी संख्या है जो 8 से भी विभाज्य हो रही है, 9 से भी विभाज्य हो रही है, 4 से भी विभाज्य और 18 से भी विभाज्य। तो इस तरह से जब आरोही क्रम लिखना हो हमारे सामने तो आरोही क्रम इस तरह से लिखते हैं। जैसे 5/8 गुणे 72 कर देते हैं तो हमारे सामने हो जाता है 9, यानी 9 5 45। तो इस तरह से हमारे सामने संख्या मिल गई। तो अब हम आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो इस तरह से अगला है हमारे पास 4/9 यानी गुणे 72, तो हो जाएगा 8 और 8 चौका 32 हो जाएगा। तो मतलब 4/9 है तो 4/9 गुणे 72 कर देंगे तो 9, 8 9 72 तो 8 चौका 32, इसी तरह से हो गया। फिर 1/4 है, फिर हम 72 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 और यहाँ पर 18 केवल होगा। फिर हमारे सामने 11/18 है गुणे 72 है तो 18 चौक 72 यानी 11 चौका 44। तो इस तरह से हमारे सामने होंगी संख्याएं। बड़े मतलब आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले, फिर उससे बड़ी संख्या को उसके बाद, यानी सबसे छोटी संख्या आरोही बढ़ते क्रम, यानी जब छोटा आगे होगा तभी तो पीछे बढ़ता जाएगा। यानी हमको ऐसे डायग्राम बनाना होगा।
तो इस तरह से जैसे ही हम इस पहले छोटे अंक को लिखेंगे यानी 18, फिर होगा हमारे पास 32, फिर होगा 44, फिर होगा 45। तो हम 18 को लिख सकते हैं 5/8, फिर हम लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं 4/9, फिर हम लिख सकते हैं 44 को 11/18, फिर हम 45 को लिख सकते हैं 45 को 5, मतलब सबसे पहले छोटे अंक को लिखना है, यानी सबसे पहले 18 को लिखेंगे हम 1/4, फिर हमारे सामने 32 है यानी 4/9, फिर हम लिखेंगे यानी 44 यानी हमारे सामने 11/18 होगा, फिर हमारे सामने होगा 45 यानी 5/8। तो इस तरह से संख्या होंगी, यानी सबसे छोटी संख्या 1/4, उसके बाद होगी 4/9, उसके बाद 11/18 और 5/8। इस तरह से जब हम विकल्प की बातें करते हैं, यानी इस पुस्तक में जो विकल्प दिया है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो 31 नंबर प्रश्न है उसका विकल्प सही है हमारे पास 1/4, 4/9, 11/18 और 5/8। यानी आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर सी। अगर आप देख पा रहे हो तो विकल्प नंबर सी है, तो हमारे सामने जो इस मतलब सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो सी ऑप्शन में है वही हम यहाँ पर भी आया है। 1/4, 4/9 और 11/18 और 5/8। इस तरह से हमारे 31 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही है। तो इस तरह से हम 31 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब बारी है 32 नंबर प्रश्न की, यानी हम आपके सामने विकल्प को भी प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई संभावनाएं न हो। तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए भिन्नों का जब आरोही क्रम लिखना होगा, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमें वह संख्या मिल जाएंगी जो डिनोमिनेटर में जो संख्या दी रही होंगी उससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, जो हमारे सामने रिजल्ट आया होगा। यानी 72 आया है तो 72 इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है, यानी डिनोमिनेटर में हमें 1 बच रहा है, तो 1 तो हमें मतलब इस तरह से हमारे सामने संख्या हो गई। तो इस तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। तो इस तरह से हम सबसे पहले 18, 32, 44, 45 यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिए। फिर 18 को हम लिख सकते हैं 1/4, यानी 1/4 को ही तो हम 18 बनाए हैं। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा सी ऑप्शन होगा, और आपके सामने ही यह प्रश्न मतलब उत्तर है। तो इस तरह से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 31 नंबर प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे 32 नंबर प्रश्न को हल, और आपके सामने होगा यह 32 नंबर प्रश्न जो है। अब आपके सामने है 32 नंबर प्रश्न, यानी हम 31 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और सामने आपके 32 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 32 नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। हमारे सामने 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, यानी वह संख्या 4 से भी विभाजित हो रही है और 5 से भी और 6 से भी, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बच रहा है। तो 3 अंकों की यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो हमारे सामने जब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हम यहाँ पर इस प्रश्न को भी दिखा दे रहे हैं, यानी हमारे सामने जो प्रश्न कह रहा है 32 नंबर, तो 32 नंबर यानी यदि मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमें बताना है, और आपके सामने यह 32 नंबर प्रश्न भी दिख रहा होगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे सामने जो संख्याएं हैं, यानी 4 से वो संख्या विभाजित हो रही है, 5 से भी 6 से भी, तो प्रत्येक स्थिति में से इस पर 3 बच जा रहा है। तो आइए हम सबसे पहले पता करेंगे कि वह कौन सी संख्या है जो 4 से भी विभाजित हो रही है, 5 से भी और 6 से भी, तभी तो हम पता कर पाएंगे उस संख्या को। जब हम पता करेंगे तब हम पता करेंगे कि वह 3 शेषफल कैसे बच रहा है, यानी 3 शेषफल बचना चाहिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम इस संख्या में एलसीएम निकालेंगे 4, 5 और 6 का। तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, फिर 2 से करेंगे तो 1, 5, 3, फिर 5 से करेंगे तो 1, 5, 1, यानी 5 से करेंगे तो 1, 1, 1, यानी 2 दूनी का 4, चढ़ते हैं 12, 12 5 60, यानी हमारे सामने जो एलसीएम आया 60, यानी 60 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 4 से भी विभाज्य हो रही है, 5 से भी विभाज्य हो रही है, 6 से भी। तो इस तरह से हमें प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचना चाहिए, यानी अगर इसमें हम +3 कर देते हैं तो यह प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 अवश्य ही बचेगा।
लेकिन यह 2 अंकों की संख्या है और हमें 3 अंकों की संख्या की कल्पना करना है। अगर मान लीजिए 10 अगर 2 से पूरी तरह से विभाज्य है, अगर इसमें 12 जोड़ दे रहे हैं यानी 2 हमें शेषफल बच जाएगा। तो उसी को हम मतलब कंडीशंस रख रहे हैं कि अगर जो पूरी तरह से विभाजित संख्या में अगर हम किसी भी मतलब उसके मतलब किसी भी संख्या को जब जोड़ देते हैं, मतलब इससे जो से मान लीजिए हम इसमें 5 से भाग दे रहे हैं और यहाँ पर जैसे ही 5 मतलब 2 से जब हम भाग दिए ये 5 बार में पूरी तरह से कट गया। लेकिन यहाँ पर हम अगर मतलब अगर 1 जोड़ देते हैं +1 यानी इस संख्या से हमें छोटा अंक ही सोचना होगा। अगर 1 जोड़ देते हैं तो हमारे सामने शेषफल 1 बच जाता है। उसी तरह से यहाँ पर मतलब 4 से छोटा ही हमें सोचना है। मान लीजिए अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारे सामने शेषफल 3 बच जाता है। यानी इस संख्या में अगर 60 में हम 3 जोड़ देते हैं तो वो 5 से विभाजित करेंगे यानी 63 एक ऐसी संख्या है 2 अंकों की संख्या है, लेकिन हमें 3 अंकों की संख्या सोचनी है। तो 63 एक ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचेगा, 5 से भी विभाजित करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा और 6 से भी विभाजित करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। लेकिन हमारे सामने यह प्रश्न कर रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सोचनी है यानी 2 अंकों का नहीं सोचना है। तो जैसे हम जब 100 सोचेंगे, लेकिन यह 60 से तो विभाजित नहीं है। तो इस तरह से हम जब 120 लेंगे यानी 120 अगर ले लेते हैं तो 60 से विभाजित हो जा रहा है और जो संख्याएं 60 से विभाजित होंगी यानी इनके एलसीएम से विभाजित होंगी वह संख्या निश्चित तौर पर 4 से विभाजित होंगी, 5 से भी और 6 से भी। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न होगा मतलब हमारे सामने जो होगा 120 ऐसी संख्या है जो मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120 ही है जो 4 से भी विभाजित हो रही है, 5 से भी, 6 से भी और 60 से भी। यानी जो संख्या 60 से विभाजित होंगे वह निश्चित तौर पर इन तीनों से विभाजित होंगे। तो इस तरह से हमारे सामने 120 हो गया। लेकिन 120 में हम 3 जोड़ेंगे तभी तो शेषफल की कल्पना करेंगे। अगर 3 नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पर शेषफल हमारे सामने 0 आएगा। अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 1 शेषफल आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 2 शेषफल आएगा, अगर 3 जोड़ देते हैं तो हमारे सामने 3 शेषफल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मतलब वो संख्या प्राकृतिक 3 अंकों के प्राकृतिक जो संख्या होंगे 123 यानी 123 में अगर हम 4 से भी भाग देंगे, 5 से भी भाग देंगे और 6 से भाग देते हैं तो हमारे सामने शेषफल 3 बच जाता है। आइए इसको हम दिखा सकते हैं। अगर हम 123 में 4 से अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 दूनी का 10, यहाँ पर हमारे सामने 2 और 5 का 20 यानी हमारे सामने शेषफल तो 3 बच जा रहा है। तो वही बात कर रहा है कि हमें शेषफल प्रत्येक स्थिति में 3 बचना चाहिए और यहाँ पर हम किए भी तो शेषफल 3 बच जा रहा है। तो इस तरह से हमारी जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 123 और बड़ी संख्या है तो मतलब बड़ी संख्या को तो जिक्र नहीं हुआ है। सबसे छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या 120 होगी जो 60 से विभाज्य होंगी 4 से, 5 से, 6 से। लेकिन हमें शेषफल 3 बचना चाहिए। तो शेषफल 3 कैसे बच सकता है? अगर हम 3 जोड़ देते हैं यानी 4 से छोटा ही तो अंक है 3। इस तरह से हमारे सामने शेषफल 3 बच जाएगा। तो हम 32 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और 32 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 123 यानी हमारा जो उत्तर होगा 123। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी 123 और इस तरह से हम 32 नंबर प्रश्न का हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 33 नंबर प्रश्न। तो आइए इस प्रश्न को भी हल कर देते हैं। इस तरह से हम 32 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने है 33 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 33 नंबर प्रश्नों को भी हल कर देते हैं। और 33 नंबर प्रश्न कहता है कि दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 405 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे सामने दो संख्या है और उनका अनुपात दिया है और एलसीएम भी दिया है तो हमें संख्याएं बताना है। आखिर यह किन संख्याओं का अनुपात है? यानी 5:9 है वह कौन सी संख्या है जिनका अनुपात दिया है? तो हमें वह संख्या बताना है जबकि हमारे सामने एलसीएम भी है। एलसीएम अगर 405 है तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो अनुपात है यानी 5:4, 5:9 और हमारे सामने एलसीएम है 405। तो हम उन्हें संख्या ज्ञात करना है कि आखिर कौन सी ऐसी संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर देते हैं। और ऐसे जब हमारे सामने प्रश्न होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हम बैठते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम विकल्प के माध्यम से करते हैं। लेकिन जब हम अभी हल कर रहे हैं तो उस समय हमें कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा। यानी हम उन्हें
माने तथ्यों पर बातें करेंगे कि वह कैसे हल हो रहा है, और ऑप्शन के हिसाब से हम कर सकते हैं। यानी जो दो संख्याएं ऑप्शन में दी गई होंगी उन दो संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालते हैं और चारों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो उस चारों में से कोई होगा जिनका एलसीएम इतना होगा, तो इस तरह से हम उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। लेकिन जब हमें हल करना हो तो हम कैसे हल कर सकते हैं, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम कोई संख्या अगर x है, मान लीजिए कोई x संख्या है, उनका अनुपात है x संख्या है, मान लीजिए x संख्या को हम मान लिए, आज जो संख्या का अनुपात है वो रेशियो है 5:9, यानी जो संख्याएं है वो है 5:9 के संख्या मतलब अनुपात में है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अगर हम मान लीजिए 5 गुणे यानी 5 गुणे 9 और गुणे यहाँ पर हम x कर देते हैं तो वह बराबर हो जाता है एलसीएम के, यानी दी गई संख्याओं के अनुपात में जब हम मतलब किसी संख्या से गुणा कर देते हैं, अगर दी गई अनुपात में उस संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमारे सामने संख्या मिल जाती है। यानी हम संख्या मान लिया अगर x है वह संख्या, तो उनके उसके अनुपात में जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 5x गुणे 9x। हमारे सामने जो संख्या मान लीजिए यह संख्या है, पहली संख्या अगर मान लीजिए हमारे सामने पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या है हमारे सामने 9x, यानी हमारे सामने पहली संख्या अगर 5x है, दूसरी संख्या 9x है, तो मान लीजिए हमें इसको हल करना हो जो, तो 5 गुणे 9 गुणे x कर देते हैं, यानी 5, यानी हमारे सामने जो होगा 5 गुणे 9 गुणे x हो जाएगा। यानी इन संख्याओं के अनुपात में जब हम गुणा कर देते हैं तो इस तरह से हमारे सामने हो जाएगा एलसीएम के बराबर, यानी एलसीएम है 405। तो इस तरह से 45x हो गया और 45x बराबर 405, तो x बराबर हो जाएगा 405/45। तो इस तरह से हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी जो x की वैल्यू होगी यानी वो संख्या होगी 9 है, मतलब वह संख्या के जो अनुपात है तो वह 9 है। तो इस तरह से जब हम इसमें गुणा कर देते हैं यानी पहली संख्या हमारे सामने होगी 45 और दूसरी संख्या होगी हमारे पास 81। यानी जब हमारे पास संख्याओं मतलब दो संख्याओं का जब अनुपात दिया है और एलसीएम भी दिया है, हमें वह संख्या बताना है कि वह कौन सी संख्या है। मान लिया हम कि वह संख्या x है, अगर वह संख्या x है तो वह मतलब जब संख्या x है उसका अनुपात है, तो अनुपात में सामान्य संख्या से गुणा करेंगे तभी तो वह संख्या मिलेगी। यानी हम 5x किए, मान लीजिए वह संख्या 5x है और दूसरी संख्या 9x है, यानी हमारे सामने सबसे पहले हमें एक ऐसा संख्या सोचना चाहिए मतलब जिसका अनुपात है यह। तो इस तरह से जैसे ही हम अनुपात की जो बातें करते हैं, तो मान लीजिए हम x वह संख्या है तो 5x एक पहली संख्या है, 9x दूसरी संख्या है, तो इस तरह से 5 गुणे 9 गुणे x किया और वह बराबर है एलसीएम के। तो इस तरह से हमारे सामने हो गया x की वैल्यू 9 और 9 में 5 से गुणा करेंगे तो 45 और दूसरी संख्या 81, यानी यह पहली संख्या है और यह हमारे सामने दूसरी संख्या है। तो हम दोनों संख्याओं को ज्ञात कर चुके हैं। इस तरह से हम 33 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हमारे सामने जो होगा 34 नंबर प्रश्न, तो आइए इस प्रश्न को भी हल कर देते हैं। अब आपके सामने है 34 नंबर प्रश्न, यानी हम 33 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और उससे पहले हम यानी 31 नंबर प्रश्न को हल किए, 32, 33। तो अब आपके सामने है 34 नंबर प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे सामने जो 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल अगर 323 है, यानी गुणनफल हमें दिया है और उनका एलसीएम पूछ रहा है, यानी वह सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमें निकालना है। यानी जब दो संख्याओं का गुणनफल हमारे सामने है 323 और वह अभाज्य संख्या है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई अभाज्य संख्या है उनका गुणनफल केवल 1 होता है, नहीं तो वह स्वयं होता है। यानी मान लिया हम दो अगर अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल 1 होगा नहीं तो 2 होगा। अगर मान लिया अगर 7 है तो 7 का गुणनफल होगा 1 नहीं तो 7। और जब हम इन संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालते हैं यानी 13 है तो 13 का एलसीएम जब हम गुणनफल की बातें करते हैं तब इसका गुणनफल 1 होगा नहीं तो 13, मतलब 1 और 13। यानी जब अभाज्य संख्याओं का गुणनफल की जब बातें होती है तो वहां पर गुणनफल वो 1 होता है, नहीं तो वह संख्या स्वयं ही होती है। तो इस तरह से हमारे सामने सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी इनका गुणनफल यानी 323 का भी गुणनफल होगा 1 और 323,
यानी अभाज्य संख्या यानी कोई अभाज्य संख्या है तो हम जैसा कि जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है एक होता है, नहीं तो वह संख्या स्वयं ही होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाए। अगर 13 लेते हैं तो वह उसका गुणनफल 1 होगा, नहीं तो स्वयं 13 ही होगा। और जब 2 लेते हैं तो वह संख्याओं का गुणनफल 1 होगा, नहीं तो स्वयं 2 होगा। तो इसी तरह से हमारे सामने दिया है 323 का गुणनफल, यानी 323 का जो गुणनफल होगा 1 होगा और 323 होगा। और हम जैसे ही 1 और 323 का अब हम एलसीएम निकालेंगे, यानी अगर हम 1 और 323 का जब हम एलसीएम निकाल देते हैं 1 और 323, तो हमारे सामने 1 और 323 ही होगा। यानी 1 और 3 जैसे ही हम ऐसे अभाज्य संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर 323, फिर जब हम 323 से कर देते हैं तो हमारे सामने 1 और मतलब इस तरह से 323 का जब हम एलसीएम निकालेंगे 1 और 323 का, तो हमारे सामने जो एलसीएम होगा 323 इसलिए होगा क्योंकि जब अभाज्य संख्या यानी हम यहाँ पर ले लिए 9, यानी यहाँ पर हम ले लेते हैं 19 और 19 का जो मतलब गुणनफल होगा यानी 1 और 19, यानी मतलब जिन संख्याओं की हम बातें करते हैं अगर वह प्राइम नंबर है तो उनका गुणनफल की जो बातें करते हैं तो वह 1 होगा, नहीं तो स्वयं होगा। तो इसी तरह से हम 19 को लिए तो 1 नहीं तो 19, यही दो ही संख्याओं से यह कट सकते हैं, 1 से कटेगी नहीं तो स्वयं से। तो इसी तरह जब हमारे सामने 323 है, अगर किसी संख्याओं का दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जब हमारे सामने है तो मान लिया अगर यह 1 है तो यह y है, और दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल x इंटू y हमारे सामने है 323, और दो अभाज्य संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे सामने वही संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से जो हमारा एलसीएम होगा 323। तो हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं, यानी 34 नंबर प्रश्न को हम हल कर चुके हैं और हमारा उत्तर होगा 323, क्योंकि जब हम अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो मतलब वो स्वयं ही होता है। और यहाँ पर उसका गुणनफल भी ज्ञात किए, यानी 19 का जब हम गुणनफल की बातें करते हैं तो वह 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से। तो इस तरह से 323 में भी वही नियम लागू होगा। तो इस तरह से वो 323 1 से भी भाज्य होगी, नहीं तो 323 से। तो इस तरह से जब हम उनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होगा 323, यानी 1 और 323 को जब हम गुणा कर देते हैं तो हमारे सामने 323 मिल जाता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल ही है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हम यहाँ पर भी सिद्ध कर दिया है। तो इस 34 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और हमारे सामने जो उत्तर होगा 323, यानी एलसीएम जो होगा 323 होगा। अब हम करेंगे 35 नंबर प्रश्न को हल। अब आपके सामने है 35 नंबर प्रश्न, यानी हम 34 नंबर प्रश्न को पूरी तरह से हल कर चुके हैं और इस 35 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और यह 35 नंबर भी प्रश्न जो है आप RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती हैं उस किताब में आपको मतलब आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। यह मतलब इसको हम RWA यहाँ पर भी लिख दिए हैं ताकि आपको कोई भी समस्या न हो। अगर आपके पास यह किताब नहीं है तो आप RWA का एक ऐप डाउनलोड करिए और उस ऐप के माध्यम से इस बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और उस PDF में आप देख पाएंगे कि यह प्रश्न 35 नंबर संख्या है और हमारे सामने LCM एंड HCF चैप्टर का यह प्रश्न है। तो LCM एंड HCF चैप्टर का 35 नंबर प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। और हमारे सामने जो 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 30, 36 और 40 के LCM को 10 से विभाजित किया जाता है और परिणाम x का वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी जब हम LCM निकालते हैं 30, 36 और 40 का, अगर हम 10 से भाग देते हैं यानी LCM जो आएगा अगर हम उसमें 10 से भाग देते हैं तो वो x के वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी वह संख्या हो सकती है 4, यानी वह किसी संख्या के वर्ग ही आएगी। तो इस तरह से चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और इस प्रश्न को तो हमें x का मान निकालना है, यानी अगर यहाँ पर LCM अगर भाग देते हैं किस संख्या में 4 आता है, यानी x स्क्वायर अगर बराबर 4 आता है तो x बराबर 2। तो इसी तरह से यह प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम LCM निकालेंगे तभी तो 10 से भाग देंगे, यानी हम LCM निकालेंगे इस प्रश्न में। तो LCM निकालेंगे 30, 36 और 40 का। तो जैसे ही 2 से करेंगे यहाँ पर 15, 18, 20, फिर 2 से किए तो यहाँ पर 15, 9 यहाँ पर 10 होगा, फिर 2 से किए तो 15, 9 यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5, 3, 5, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 5, 1, 5, यानी 5 से करेंगे 1, 1, 1। तो इस तरह से 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 मतलब 4 दूनी का 8, अतरी का 24, 24 गुणे
15 यानी 24 गुणे 15 करेंगे तो 5 चौका 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ पर 1 4 4, 1 2 मतलब 1 गुणे 2 यानी 360 हमारे पास है। यानी एलसीएम जो होगा वो होगा 360। अब हमें कह रहा है, यानी हम एलसीएम निकाल चुके हैं 30 का, 36 का और 40 का, और हमारे सामने जो रिजल्ट आया यानी एलसीएम आया 360। और भाग देना है एलसीएम में 10 से, यानी एलसीएम में जो 10 से भाग देंगे यानी 360 में हम 10 से भाग देंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 36। यानी यह जो एलसीएम का रिजल्ट है वह परिणाम जो x का वर्ग है, यानी x का वर्ग है यानी वह 6 का वर्ग है, यानी वह 6 का वर्ग है तभी तो x का वर्ग है। यानी x स्क्वायर बराबर अगर 36 है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं x का वर्ग, यानी वह संख्या है 6 का वर्ग है तभी तो 36 है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 6 का वर्ग 36 होता है तो इस तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर x स्क्वायर बराबर 36 है तो हमारे सामने x होगा 6। तो इस तरह से हम 35 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और 35 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 6। तो इस तरह से मतलब सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में जैसे ही 10 से भाग देते हैं तो हमारे सामने 36 आ जाता है, और 36 6 का वर्ग है यानी x मतलब परिणाम x का वर्ग है। हमारे सामने प्रश्न भी कह रहा है तो परिणाम जब x का वर्ग है यानी जो 6 का वर्ग है और 6 का वर्ग 36 है यानी x की वैल्यू जो होगी 6 होगी। तो इस तरह से हम 35 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।